नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के 2 प्लान होते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट प्लान और दूसरा हो गया रेगुलर प्लान। ये एआरएन कोड उस रेगुलर प्लान में लगता है। उस प्लान में लगने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हर साल कुछ कमीशन मिलता है जो 1% आधा परसेंट के आसपास होता है। तो अभी तक की सारी चीज़ें देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो डायरेक्ट प्लान है वो सबसे बेस्ट प्लान है। लेकिन ये तो पहला साइड है, जिसमें हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आपने पहला साइड तो देख लिया कि डायरेक्ट प्लान सबसे बेस्ट प्लान होता है और इसमें हमें 1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है और इस 1% की वजह से हमें लालच आता है और हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन आपको दूसरा साइड भी देखना चाहिए, क्योंकि कोई आपको नहीं बताता कि दूसरा साइड भी एक होता है, जिसमें हमें 5% का लॉस भी हो सकता है। हमने 1% का प्रॉफ़िट तो देख लिया, लेकिन हमने 5% का लॉस नहीं देखा। लेकिन अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपको आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता ये सारी चीज़ें। वो भी कहीं से देख के, सुन के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया में देखो 45 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं और हर म्यूचुअल फंड कंपनी हर एक कैटेगरी की अपनी एक स्कीम लॉन्च करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हर एक कैटेगरी की 45 स्कीम मार्केट में लगभग देखने को मिलती है। जैसे लार्ज कैप फंड है उसके लगभग हमें 45 फंड देखने को मिलेंगे। इसी तरह से जो मिड कैप फंड है उसके भी हमें लगभग 45 फंड देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि चलिए बताओ कि जो 2025 है इसके सबसे बेस्ट फंड कौन से हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में? जल्दी से मुझे बताओ। तो आप पता क्या करोगे, आप सीधा जाओगे गूगल के ऊपर और उस पर सर्च करोगे बेस्ट फंड ऑफ 2025 इन लार्ज कैप फंड, बेस्ट फंड ऑफ 2025 इन मिड कैप फंड, बेस्ट फंड ऑफ स्मॉल कैप फंड इन 2025। इस तरह के कीवर्ड आप सर्च करोगे और आपको तीनों के जो बेस्ट फंड हैं वो देखने को मिलेंगे कि कौन सी कंपनी का फंड बेस्ट है। और आप मुझे आकर बता दोगे सर ये देखो ये बेस्ट फंड है, और सच बताऊं मैं आपको शाबाशी भी दूंगा, क्योंकि जो आप ढूंढ के लाए हो ना वो सबसे अच्छे फंड है, वाकई में सबसे अच्छे फंड है। आप जो सर्च करके लाए हो, जो आप ढूंढ के लाए हो, 3 फंड सभी कैटेगरी के, वो सबसे बेस्ट फंड हैं। लेकिन लेकिन अब जो मैं आगे बताऊंगा ना उससे आपके जो दिमाग के ढक्कन है ना वो सारे खुल जाएंगे कि ये क्या हुआ। देखो इसी तरह का क्वेश्चन 2020 में मैंने किसी से पूछा था और उसने भी 2020 में जो पहले रैंक वाले फंड थे, जो बेस्ट फंड थे 2020 के, वो मुझे चूज करके बताए थे। ठीक है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। आज उनका क्या हाल है वो देखते हैं। 2020 में जिन जिन फंड का, जैसे लार्ज कैप फंड पहली रैंक पे था, मिड कैप फंड पहली रैंक पे था और स्मॉल कैप फंड पहली रैंक पे था। जहां पर लार्ज कैप फंड 2020 में पहली रैंक पर था वो 2021 में 15वीं रैंक पे चला गया। जो मिड कैप फंड 2020 में पहली रैंक पर था वो 2021 में दूसरी रैंक पे चला गया। जो स्मॉल कैप फंड 2020 में पहली रैंक पर था वो 2021 में भी पहली रैंक पर ही रहा। मतलब 45 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं हमारे देश में, तो देखा जाए तो हमें 45 रैंक मिलती हैं। पहली रैंक से लेके 45 तक की रैंक हमें देखने को मिलती है। तो पहली रैंक वाला फंड हमने 2020 में सिलेक्ट करा था, वो ही पहली रैंक वाला फंड 15वीं रैंक पे चला जाता है 2021 में, और 2022 में 17वीं रैंक पे चला जाता है, 2023 में 20वीं रैंक पे चला जाता है। आप ये डाटा देख सकते हो और इनको अच्छे से देख के समझो कि जो फंड आपने चूज करा है आज 2025 में, जो बेस्ट फंड आपने चूज करे हैं, क्या वो आने वाले सालों में भी बेस्ट रहेंगे? क्या वो पहली रैंक पे रहेंगे? आपसे पूछ रहा हूं मैं ये सवाल। क्या ये 2025 वाले फंड जो आपने सिलेक्ट करे हैं लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, क्या ये 2026 में भी फर्स्ट रैंक पे रहेंगे, 27 में भी फर्स्ट रैंक पे रहेंगे, या 45वीं रैंक पे चले जाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है
कि आपने जो बेस्ट फंड चूज करे हैं गूगल पर जाकर या किसी भी तरीके से, वो फंड हैं जिन्होंने ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, वो इस साल के बेस्ट रिटर्न देने वाले फंड हैं, ना कि वो वाले फंड हैं जो आने वाले समय में बेस्ट रिटर्न देंगे। तो आप जो सर्च कर रहे हो गूगल पे, वहां पर आपको देखने को मिलता है पास्ट परफॉर्मेंस, कि इन इन फंड ने पास्ट परफॉर्मेंस मतलब अच्छी करी है, लेकिन आने वाले में मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस किस तरह की होगी वो गूगल पे देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे डाटा देखने पड़ते हैं, तब जाके पता लगता है कि बेस्ट फंड कौन से हैं जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देंगे। ये जो मैंने आपको बताया है अभी तक, ये एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है कि 5% लॉस कैसे होता है। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। आपके सारे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे जब मैं आगे आगे और भी चीजें आपको बताऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो तो बताया है कि रैंक की, जो फंड की रैंक थी वो बदल गई। अब बात करते हैं स्प्रेड के बारे में। जो रिटर्न स्प्रेड है, जो रिटर्न आपको मिलता है, उनमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे लार्ज कैप फंड है, 2020 में लार्ज कैप फंड में किस तरह के रिटर्न देखने को मिले, मतलब 45 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं तो 45 फंड हमें देखने को मिलते हैं। तो 2020 में लार्ज कैप का एक फंड था जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, जो रिटर्न था 25.07%। और एक फंड था जिसने सबसे कम रिटर्न दिया, जो रिटर्न था 5.03% का। अब आप देखो 25%, मतलब 2020 में लार्ज कैप फंड कैटेगरी में ही एक फंड था जिसने 25% का रिटर्न दिया और एक फंड था जिसने 5% का रिटर्न दिया। इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो आपको 20% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यदि इनका एवरेज देखा जाए तो लगभग 15% का है। तो मैक्सिमम जो 25% है और एवरेज जो 15% है, उनमें भी आप डिफरेंस देखोगे तो आपको 10% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह से 2021 में आप देखो, 2021 में एक फंड था जिसने लगभग 30% के आसपास रिटर्न दिया था और एक फंड था जिसने लगभग 15% के आसपास रिटर्न दिया था। तो यहाँ भी यदि आप डिफरेंस देखोगे तो आपको 15% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यदि आप एवरेज निकालोगे तो लगभग 22% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अब आगे आप 2022 में भी देख सकते हो, 2023 में भी देख सकते हो, 2024 में भी देख सकते हो, आपको कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न में। तो सोचो कि आप किस तरह का फंड चूज करोगे। आप मैक्सिमम वाला फंड चूज कर पाओगे या मिनिमम वाला फंड चूज करोगे या एवरेज वाला फंड चूज करोगे। मतलब मैक्सिमम वाला फंड तो आप चूज कर भी नहीं सकते, नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप एवरेज वाला फंड भी चूज कर लेते हो तो वहां पर भी हमें 10% का डिफरेंस देखने को मिलता है। आपने 1% के प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट प्लान चूज करा है, जबकि आपको यहाँ पे 10% का लॉस होता है, क्योंकि आप जो फंड चूज करोगे उसमें 10% कम रिटर्न देखने को मिलेगा, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए फंड चूज करेगा उसमें आपको 10% ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। 10 भी नहीं तो कम से कम 5% रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा है। इसी तरह से आप मिड कैप फंड में भी देख सकते हो कि मिड कैप फंड में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यदि आप मिड कैप फंड में देखोगे 2020 में, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न बना था वो बना था लगभग 47% का, और सबसे कम जो रिटर्न बना था वो बना था लगभग 9% का। अब 47% और 9% में लगभग लगभग 38% का डिफरेंस हो गया। 38% बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप 1% बचाने के चक्कर में 38% का भी लॉस कर सकते हो। मैंने केवल 5% आपको लॉस बताया है, जबकि इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यदि इन दोनों के बीच में आप एवरेज निकालोगे तो लगभग 28% आएगा। अब 28% और 47% में हम देखें तो लगभग 20% का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 20% का डिफरेंस मतलब आपको 20% का लॉस भी हो सकता है।
इसी तरह से आप 2022, 23, 24 इनके भी डाटा देख सकते हो मिड कैप फंड में। आपको पूरी पिक्चर नजर आ जाएगी कि क्या हो रहा है। इसी तरह से स्मॉल कैप फंड में भी आप देखो, 2020 में स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला था 74% का, और सबसे कम रिटर्न मिला था 14% का। मतलब 60% का डिफरेंस। यदि इनका एवरेज भी हम देखें तो लगभग 44% के आसपास होता है। तो 74% और 44%, यदि अंतर देखें तो लगभग 30% का आता है। तो 30% का आपको लॉस हो सकता है। आप जो फंड चूज करोगे वो लगभग 30-35% का चूज कर लोगे, लेकिन 74% या 70% वाला फंड आप चूज नहीं कर पाओगे। इसी तरह से आप 2022, 23, 24 इनके भी डाटा देख सकते हो कि इनमें कितना बड़ा डिफरेंस है मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिटर्न में। अभी तक जो भी आपने जो ट्रेलर देखा है और जो पूरी पिक्चर देखी है, उससे आपको समझ में आ गया होगा आप डायरेक्ट प्लान चूज करके कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हो। अब बात आती है कि यार सबसे बेस्ट फंड किस तरह से चूज किया जाता है। हमने तो गूगल पे जाके सर्च कर लिया और हमारे सामने जो पिक्चर आई हमने बता दिया आपको, लेकिन आखिर में किस तरह से जो बेस्ट फंड होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। अब बेस्ट फंड सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो देखा जाता है पास्ट परफॉर्मेंस। सर हमने भी तो पास्ट परफॉर्मेंस ही देखी थी। हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस आपने देखी थी, लेकिन केवल पास्ट परफॉर्मेंस देखने से काम नहीं चलता। पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस आपने देख ली, वो पहला काम आपने कर दिया और आपने बेस्ट फंड चूज कर दिया। मेरे हिसाब से बेस्ट फंड चूज करने के लिए और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो आती है। देखो, सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है कि यदि कोई फंड है जिसने लगभग पहले साल में 2020 में 25% का रिटर्न दिया, 2022 में 30% का रिटर्न दिया, 2024 में 40% का रिटर्न दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना कितना डिफरेंस है इन तीनों साल में। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ना होना। अब ये दूसरा एक फंड है जिसने लगभग 2021 में 20% का रिटर्न दिया, 2021 में 21% का रिटर्न दिया, 2022 में 19% का रिटर्न दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो रिटर्न है उनमें उतार चढ़ाव बहुत कम है। मतलब ये एक एवरेज के आसपास ही रिटर्न दे रहे हैं हर साल। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि ये कंसिस्टेंट रिटर्न देता जा रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी देखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज देखते हैं रिस्क। अब कोई भी फंड है, 45 फंड है, उनमें से सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा फंड ले रहा है, सबसे कम रिस्क कौन सा फंड ले रहा है, तो ये रिस्क देखना भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब होता है यदि कोई फंड रिटर्न दे रहा है तो उसके बदले में कितना रिस्क ले रहा है। एक फंड है जो 15% का रिटर्न दे रहा है लेकिन रिस्क कम ले रहा है। एक फंड है जो 16% का रिटर्न दे रहा है जो रिस्क ज़्यादा ले रहा है। जो 15% का फंड है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, जबकि उसने रिटर्न कम दिया है लेकिन उसने रिस्क कम लिया है। चौथा है फंड पोर्टफोलियो क्वालिटी। अब कोई भी म्यूचुअल फंड होता है उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। तो उन स्टॉक्स से उन बॉन्ड की क्या क्वालिटी है, किस तरह के स्टॉक्स वो फंड ले रहा है, तो ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा है फंड मैनेजर। देखो, जो पूरा फंड होता है वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी स्किल, उसका टाइम, उसकी सारी चीज़ें काम आती है उस फंड को चलाने में। अब फंड मैनेजर पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि वो फंड किस तरह का रिटर्न देगा। अब यदि कोई फंड मैनेजर बीच में चेंज हो गया, दूसरा फंड मैनेजर आ गया, तो हो सकता है कि वो फंड बेकार रिटर्न देने लग जाए। तो फंड मैनेजर पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। छठवां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कोई भी फंड है किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है उस फंड को चलाने के लिए, ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको देखकर बेस्ट फंड चूज करा जाता है। अब आप देख लो कि आपने क्या किया है और एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है। अब मैं बात करता हूं कि आप में और एक डिस्ट्रीब्यूटर में क्या क्या डिफरेंस होता है। आपके पास जो डिग्री होती है वो होती है गूगल की डिग्री, जिस पे आप जाके सर्च करते हो और आप बेस्ट फंड चूज कर लेते हो।
लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो बाकायदा NISM की एग्ज़ाम देता है और उसका एक लाइसेंस लेता है, उसको पास करता है, तब जाकर वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो वो बाकायदा पूरी स्टडी करता है, तब जाके वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और उसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी होता है। जबकि जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है वो ना के बराबर होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो फुल टाइम काम करता है, जबकि आप पार्ट टाइम काम करते हो। आपका जो खुद का जो प्रोफेशन है आप उसमें ज़्यादा समय देते हो, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका वही प्रोफेशन है, इसलिए वो फुल टाइम दे पाता है। आप जो रिसर्च करते हो वो करते हो पास्ट परफॉर्मेंस देख के। आप सीधा गूगल पे जाते हो और बेस्ट फंड चूज कर लेते हो। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो 360 डिग्री के अनुसार देखता है। वो सभी चीज़ें देखता है बेस्ट फंड सेलेक्ट करने के लिए। डाटा एनालिसिस करना, अब कोई भी फंड चूज करने के लिए बहुत सारे डाटा एनालिसिस करते हैं। तो अब उसकी स्किल आप में ज़्यादा है या डिस्ट्रीब्यूटर में ज़्यादा है? सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर में ज़्यादा मिलेगी, आप में कम मिलेगी। फाइनेंस के जो टूल होते हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है बेस्ट फंड चूज़ करने के लिए, जो प्रीमियम प्लान के साथ भी होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही सारे दिन ये है तो वो प्रीमियम प्लान को भी अफ़ोर्ड कर सकता है। लेकिन आप लोग उस प्लान को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप केवल अपने लिए फंड चूज़ कर रहे हो, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सबके लिए फंड चूज़ करता है। इसलिए वो अफ़ोर्ड कर सकता है। म्यूचुअल फंड में नए-नए रेगुलेशन आते हैं, नई-नई स्टडी आती रहती है, तो आप रेगुलर उन स्टडी को, उन अपडेट को देख नहीं पाते हो, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो रेगुलर इनसे अपडेट रहता है। तो इस तरह के डिफरेंस आप में और एक डिस्ट्रीब्यूटर में देखने को मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, जबकि आपके पास नॉलेज नहीं है। इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपको 5% के लॉस से बचाता है, जबकि आप यदि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 1% के लालच के चक्कर में आप 5% का लॉस कर देते हो। अब बात करते हैं कि एक डायरेक्ट प्लान में जो रिटर्न बनता है, वो रेगुलर प्लान से कितना ज़्यादा बनता है जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हो, 1% के लालच के चक्कर में। और जब आप समझदारी दिखाते हो और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है। आप एक रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में दोनों में 10,000 रुपये महीने की एसआईपी चालू करते हो 20 सालों के लिए। डायरेक्ट प्लान में आपको 16% का रिटर्न देखने को मिलता है और जो रेगुलर प्लान है उसमें आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब क्या होगा, 20 साल बाद में डायरेक्ट प्लान में 1,50,00,000 रुपए बन जाएंगे और जो रेगुलर प्लान है उसमें 1,32,00,000 रुपए बनेंगे। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि 18 लाख रुपए का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जब आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हो। तो ये तो हो गया पहला साइड। अब दूसरा साइड देखते हैं कि यदि आप एक फंड चूज करते हो डायरेक्ट प्लान वाला और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चूज करता है रेगुलर प्लान वाला, तब उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 10,000 रुपये महीने की एसआईपी 20 सालों के लिए की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको जो 16% का रिटर्न है वो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 13% का रिटर्न। और यदि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर प्लान को चूज कर रहा है तो उसको रिटर्न मिलेगा 18% का। मतलब आपको आपको मिलेगा 13% का डायरेक्ट प्लान में जाने के बावजूद भी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रेगुलर प्लान में जा रहा है उसके बावजूद भी उसको 18% का रिटर्न मिलेगा। और यदि उसमें से 1% का जो उसका कमीशन है वो निकाल भी दिया जाए, तो ओवरऑल जो फाइनल रिटर्न है वो 17% का निकल कर आएगा। अब यदि 20 साल बाद में हम देखें, तो जो आपके द्वारा फंड चूज करा गया था उसमें रिटर्न बनेगा 1 करोड़ रुपए का, और जो रेगुलर प्लान एमएफडी चूज करता है उसमें रिटर्न बनता है 1,70,00,000 रुपए का। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, इन दोनों में 70 लाख रुपए का डिफरेंस है। मतलब आप खुद यदि इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 70 लाख रुपए का लॉस कर सकते हो। यदि डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टमेंट करता है तो 70 लाख रुपए आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो इन दोनों में 18 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप 70 लाख रुपए का लॉस करते हो। तो ये है दोनों पहलू। पहला पहलू आपने देखा था जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा कि डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए, डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए, डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए। दूसरा पहलू भी आपने आज देख लिया
कि रेगुलर प्लान चूज करने के भी फायदे होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमें क्यों जाना चाहिए, क्या एक कमीशन ही सब कुछ होता है या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्लस पॉइंट दिखाती है एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने के लिए। ये तो हो गई रिटर्न से रिलेटेड चीजें कि रिटर्न के हिसाब से आपको डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना चाहिए या रेगुलर प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। आप खुद इस चीज को देखो कि आप में कितना ज्ञान है, आप में कितनी नॉलेज है कि आप एक डायरेक्ट प्लान में यदि जाते हो तो फिर आपके पास वो टोटल नॉलेज होनी चाहिए जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितनी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, यदि वो आपके पास है तो आप खुशी खुशी डायरेक्ट प्लान में जाइए। और मैं खुद आपको कहता हूं कि आप डायरेक्ट प्लान में ही जाइए। लेकिन यदि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आप केवल एक यूट्यूब का वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट करते हो, तो फिर मैं आपका इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपका जो भी करेगा वो भगवान करेगा। अब ये तो हो गई रिटर्न से रिलेटेड बातें कि आपको डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना चाहिए या रेगुलर प्लान। अब और भी कुछ चीजें हैं जिनसे भी डिसाइड होता है कि रेगुलर प्लान अच्छा रहेगा आपके लिए या डायरेक्ट प्लान। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपके मरने के बाद आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, वो आपका इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में है वो निकाल पाएगा? तो देखो, सबसे पहली चीज तो आती है कि ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं। तो आपकी फैमिली को पहली बात तो जानकारी नहीं होगी कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरा है, यदि जानकारी है तो उनको फिर प्रोसेस का नहीं पता कि किस तरह से वो पैसा निकाला जाए, किस तरह से वो प्रोसेस किया जाए। और यदि प्रोसेस का पता लग भी जाता है तो फिर सारा काम उनको खुद करना पड़ेगा। लेकिन इसी की जगह यदि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल जानकारी होती है, क्या 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 आपका फोलियो नंबर है, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आपके मरने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके वो सारे काम करता है, क्योंकि उसको एक तो इन्वेस्टमेंट की जानकारी है, उसको प्रोसेस का भी पूरा पता है, क्योंकि वो प्रोसेस करता रहता है तो उसको पूरा डिटेल से पता है कि किस तरह से वो पैसा निकाला जाएगा, किस तरह से आपकी फैमिली के नाम करा जाएगा। तो वो सारी चीजें वो एक डिस्ट्रीब्यूटर करता है। तो इस आधार पे भी इन दोनों प्लान को चूज किया जाता है। अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए या रेगुलर प्लान में। दूसरा पॉइंट आ गया कि जो म्यूचुअल फंड में नए नए अपडेट आते रहते हैं, नए नए रूल एंड रेगुलेशन आते रहते हैं, क्या आप उनसे अपडेट रहते हो? देखो, एक म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका तो काम ही यही है, तो वो तो सारे दिन इन चीज़ों से अपडेट रहता है। तो नए नए जो रेगुलेशन, नई नई जो अपडेट आती हैं उनका वो नॉलेज रखता है। लेकिन आप उनका नॉलेज नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपका वो प्रोफेशन नहीं है। आप केवल शाम को एक आधा घंटा देख के आप सारी चीज़ें नहीं पता लगा सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो नए नए रेगुलेशन निकालती है और जो इन्वेस्टर होता है उसको उनके बारे में नहीं पता होता है। इस चक्कर में कई बार उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। बाद में भले ही वो खुल जाए, लेकिन उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने जो पैसे हैं वो खुद इन्वेस्टमेंट करके अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो? देखो, आदमी जब खुद का पैसा खुद इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो फिर अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मार्केट गिरता है तो उसके इमोशन जवाब देने लग जाते हैं और वो सारा पैसा निकाल लेता है। लेकिन जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके इमोशन पे कंट्रोल रखता है, आपके इमोशन वहां पर नहीं आते। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से, इसलिए आपके इमोशन पे कंट्रोल हो जाता है। तो इस आधार पे भी ये दोनों प्लान सेलेक्ट किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लमसम अमाउंट कब डालना चाहिए? अब आपको इसके बारे में तब पता होगा जब आप पूरे मार्केट की कंडीशन के बारे में जानते हो कि कब लमसम पैसा डालना चाहिए। क्या हर समय लमसम पैसा डालना सही रहता है? क्या मार्केट जब हाई पे है तब पैसा डालना चाहिए? क्या जब मार्केट डाउन में है तब पैसा डालना चाहिए? और डाउन में भी है तो कितना डाउन है तब डालना चाहिए? तो इन चीज़ों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तब जाके आप डायरेक्ट प्लान में जाओ। लेकिन इनकी नॉलेज नहीं है तो फिर आपको रेगुलर प्लान में जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि लमसम पैसा डालने से ही एक्स्ट्रा रिटर्न बनते हैं। पांचवा एंड फाइनल क्वेश्चन है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, क्या वो आप बचा सकते हैं? क्या आपको बचाना आता है? क्या वो स्ट्रेटेजी आपको पता है कि जिनके थ्रू आप वो टैक्स बचा सकते हैं? तो इन चीज़ों के बारे में भी आप नॉलेज रखते हो तो फिर डायरेक्ट प्लान में जाओ। लेकिन नहीं नॉलेज है
तो फिर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओ। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनका जवाब आप खोजने की कोशिश करना, अपने दिल से पूछना, क्या मुझे डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए या एक रेगुलर प्लान में जाना चाहिए। अब जो भी डिसीजन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्या आपको रेगुलर प्लान में जाना चाहिए? क्या आपको डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए? अब डायरेक्ट प्लान में जाने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए और रेगुलर प्लान में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? वो सब कुछ आपके ऊपर है। आप खुद सेलेक्ट करिए कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा, डायरेक्ट फंड बेस्ट होगा या रेगुलर फंड बेस्ट होगा। डायरेक्ट फंड के क्या फ़ायदे हैं और रेगुलर फंड के क्या फ़ायदे हैं, डायरेक्ट फंड में क्या नुकसान है और रेगुलर फंड में क्या नुकसान है, वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। जो भी प्लस माइनस सब कुछ था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।